हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है कि हम जीएस का 10 मिनट का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें पहला हमने टॉपिक खत्म कर लिया है अपना प्रागैतिहासिक काल, और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। ये जो सीरीज़ है, ये जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं वो सारे एग्जाम्स के लिए है, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे यूपीपीसीएस की तैयारी करते हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी क्यों ना करते हो। आप इस सेक्शन से, आप इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपनी जीएस की तैयारी को और आसान बना सकते हैं। तो इसको आप देखते रहिए और आपकी तैयारी, आपकी समझ इससे और बेहतर बनेगी। तो इसी सीरीज के लिए हम आगे बढ़ते हैं और इसमें आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या है सिंधु घाटी सभ्यता में चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे। ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए इसमें सिर्फ आप समझिए कि बातें क्या क्या हैं, क्या क्या आपको अपने एग्जाम के हिसाब से समझनी है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, उसके हिसाब से आपको ये चीज़ें जाननी है। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप उससे भी चीज़ें अपनी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो 2400 से 1750 के आसपास मानी जाती है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के टाइम एक ऐसी सभ्यता थी जो सिंधु नदी के आसपास डेवलप हुई, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा। तो इसके बारे में जब पता चला कि सबसे पहले इसको खोज करता दयाराम साहनी ने इसको खोजा, यानी इसमें एक हड़प्पा एक जगह जिसके बारे में पता चला, तो दयाराम साहनी ने इसको खोज की, तो पता चला कि यहाँ पे कोई सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ था, जो जिसका विकास हुआ था, वो अब ये खत्म हो गया। लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें थी, तो तब जाके चीज़ें जानना शुरू हुआ कि क्या क्या इसके बारे में हम जान सकते हैं। तो ऐसे हमें पहला जो जगह मिली वो हड़प्पा थी, और उसी के नाम पर इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। तो हड़प्पा की खोज करता थे वो थे दयाराम साहनी। तो इसमें मेन बात यही है कि पहला सिंधु घाटी सभ्यता, और इसमें क्या क्या जानना है, तो पहले खोजकर्ता जिन्होंने एक जगह का खोज की वो दयाराम साहनी थे। उसमें नई दूसरी बात है कि इसको प्रागैतिहासिक, ये जो सभ्यता है हमारी, वो प्राग ऐतिहासिक यानी प्रागैतिहासिक या कांस्य युग में रखी जाती है। यहाँ पे कांसे का प्रयोग किया जाता था, कांसा धातु का यूज करने की वजह से इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। सर्वाधिक स्थल हमें गुजरात में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो स्थल प्राप्त हुए उनमें से यहाँ के जो मूल निवासी थे वो द्रविड़ या भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लोग हुआ करते थे। तो इनके मूल निवासी जिनको हम मेलुहा नाम से जानते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि मेलुहा कौन थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा बुलाया जाता था। इसके अलावा ये सभ्यता नगरी थी, ये सभी जानते हैं, ये नगरी सभ्यता थी। ये हमें सबसे पहले हमारे भारत में या हमारे उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में एक सभ्यता जो नगरी सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में हम जानते हैं। और यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय या पेशा क्या था, तो वो व्यापार करते थे यहाँ के लोग। इसलिए यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो बड़े वर्ग में थी, यानी जो व्यापारी वर्ग था उनके हाथों में यहाँ की शासन व्यवस्था देखी जाती थी। इनके बारे में पता चलता है। यहाँ पे 2 बंदरगाह क्षेत्र भी थे, तो इसमें सबसे प्रमुख तो वैसे लोथल है, और उसके अलावा सुरकोटड़ा भी एक बंदरगाह जगह है। इसके बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं कि इसकी सीमा उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, इनमें कौन सी जगह थी। तो उनके बारे में अगर जाने तो पूर्व में हमें आलमगीर देखने को मिलता है, आलमगीर जो हिंडन नदी के पास मेरठ यूपी में है। इसके अलावा नॉर्थ में देखें, यानी कि उत्तर की तरफ देखें, तो मांडा या मांडा एक जगह है जो जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के पास। इसके अलावा दक्षिण में देखें तो महाराष्ट्र में है एक दायमाबाद, जो गोदावरी नदी के पास में है। इसके अलावा पश्चिम में जो जगह है इसकी सीमा को जो निर्धारित करती है वो है सुतकांगे डोर, जो बलूचिस्तान में है। यहाँ पे जो नदी है वो दास्क नदी है। तो यहाँ पे सिंधु घाटी के जो एक सीमा है वो हमें पता चलती है कि उत्तर में मांदा, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीर और पश्चिम में सुतकांगे डोर है। यहाँ के लोग जो व्यापार करते थे वो कई चीज़ें आयात भी करते थे। तो उनमें क्या क्या चीज़ें थी और कौन सी जगह थी जहाँ से चीज़ें आयात होती थी, उनके बारे में जल्दी से जानते हैं। कि सोना जो था वो हमें कहाँ से यहाँ के लोग प्राप्त करते थे, वो अफगानिस्तान, फारस, कर्नाटक से इनको सोना की प्राप्ति होती थी या आयात करते थे। चांदी की अगर बात करें तो ईरान, अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया से इनको मिलता था। तांबा, खेतड़ी राजस्थान से मिलती थी या बलूचिस्तान से भी आयात करते थे। टिन की अगर बात करें तो ईरान और अफगानिस्तान से आयात करते थे। इस तरीके से सेलगड़ी हमें बलूचिस्तान और राजस्थान, गुजरात, इन जगह से मिलती थी। हरित मणि या दक्षिण भारत से मिलती थी। शंख और कौड़ियाँ गुजरात और दक्षिण भारत से मिलते थे। नील रत्न हमें अफगानिस्तान से मिलते थे। इस तरीके से ये आयात करते थे यहाँ के लोग। जैसे शिलाजीत, फिरोजा ईरान से, लाजवर्द बदख्शा और मेसोपोटामिया से, गोमेद हमें सौराष्ट्र से मिलता था, स्टेटाइट ईरान से मिलता था, स्टफिक दक्षिण पठार और उड़ीसा बिहार से मिलता था। इस तरीके से सीसा जैसे हो गया तो ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान, दक्षिण भारत से यहाँ से प्राप्ति होती थी। आगे हम चर्चा करेंगे कि इसमें पीरियड्स की बात है तो प्रारंभिक में इस तरीके यहाँ पे 3300 से 2600 ईसा पूर्व में ये इसका विकास प्रारंभ हुआ, परिपक्व हुआ। अगर इसके समय की बात करें तो 2600 से 1900 के बीच में हम देखते हैं। और उत्तर हड़प्पा यानी हड़प्पा का जो लास्ट टाइम था वो 1900 से 1300 ईसा पूर्व के बीच में देखा जाता है। इसके अलावा भारत में जो सबसे बड़ा जगह है हड़प्पा स्थल वो है राखीगढ़ी। ये आपको याद रखना, ये आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो स्टार मार्क कर लीजिए इसको। ये जो है आपका राखीगढ़ी वो भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है, हड़प्पा स्थल। इसके अलावा अगर वैसे पूछता है तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये जगह है पहले नंबर, दूसरे नंबर पे। बाकी राखीगढ़ी जो है हमारे भारत में सबसे नंबर पहले पे है। इसके आगे चर्चा करेंगे कि इसमें आधार स्थिति इसकी कैसी थी, यानी आधार आर्थिक स्थिति कैसी थी, यहाँ की कंडीशन आर्थिक कैसी थी उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे उद्योग और शिल्प की एक बेहतर व्यवस्था थी। यहाँ पे क्या है कि यहाँ के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था यहाँ, लेकिन तांबे को मिलाकर टिन में और कांसा बनाया जाता था, उससे बहुत सी धातुएं बनाई जाती थी। इसके अलावा यहाँ नाव बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे मोम सांचा विधि से मूर्तियाँ, धातुएं बनाई जाती थी। जैसे कि मोम का यूज़ करके उसकी पहले मूर्ति बनाते थे, फिर उस पर मिट्टी का लेप करते थे, उसको गर्म करके उसकी सिकाई करके उसमें एक छेद करके उसको गर्म करके मोम को निकाल देते थे। फिर उसमें जो मेटल होता था जिसकी धातु बनानी है उसको पिघलाकर उस छेद के जरिए उसको उसमें भरते थे। तो भरने की वजह से फिर वो जम जाता था, तो उसी शेप में, जिस तरीके की आपको मूर्ति बनानी है उस शेप में आपका मूर्ति बन जाती थी, यानी कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो बनाना था वो बन जाता था। इसी को मोम सांचा विधि भी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सूती वस्त्र निर्माण होता था। तो कहा जाता है कि कपास का निर्माण जो है या कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ करता था। ऐसी चांदी सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में ही यूज की जाती थी, यहीं पे पाई गई है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जान लेते हैं कि यहाँ पे नृत्य करती मुद्रा
में एक कांस्य प्रतिमा मिली है मोहनजोदड़ो से, ये हमें जानने में इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा कांसे की गाड़ियाँ, दाढ़ी वाले सिर की पत्थर की मूर्ति का एक व्यक्ति जिसको पुजारी के रूप में जाना जा रहा है, वो मिला है जो मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पे स्वास्तिक चित्र, यानी ये भी जाना जाता है कि यहाँ पे जो मूर्ति पूजा या पूजा के जो साक्ष्य मिले उनमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो एक स्वास्तिक चित्र भी हमें यहाँ से सिंधु घाटी से मिला है। इसके अलावा बर्तनों में बात करें तो बर्तनों में कई तरीके के बर्तन थे, सादे बर्तन थे या कलर्स में बर्तन मिलते थे, पक्की मिट्टी के भी बर्तन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बर्तनों पर लाल और काले रंग की पट्टियों की चित्रकारी से भी बर्तन बनाए जाते थे, उन पर चित्रकारी करी जाती थी, तो ये चीज़ें जानने वाली हैं। इसके अलावा मुद्रा के निशान भी बर्तनों पर बनाए जाते थे। तो इस ये तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो शिल्प का विकास हुआ, उद्योग का विकास हुआ, वो इंपॉर्टेंट था हमारे जानने के लिए एग्जाम के स्तर से। इसके अलावा कृषि की बात करें तो यहाँ पे 2 फसली कृषि होती थी, यानी कि एक हो गई, फिर उसके बाद पूरी साल में 2 कृषि कम से कम हो जाती थी। हल का प्रयोग भी होता था यहाँ, तो अक्सर लकड़ी के हल का प्रयोग होता था, इसलिए हमें हल की मूर्तियाँ नहीं मिली हैं, यानी कोई साक्ष्य नहीं मिल पाए, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ लकड़ी के हल का यूज़ होता था। इसके अलावा फसल विविधता थी, कई तरीके की फसलें उगाई जाती थी, जैसे कि 9 फसलों के नाम हम आपको बता रहे हैं कि जैसे गेहूँ, जौ, राही, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास, अनाज, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती थी। इसके अलावा हम इसमें देखते हैं कि फावड़े या फाल के साक्ष्य तो नहीं मिले, लेकिन हो सकता है यहाँ संभव है कि लकड़ी के जो हल होते हैं उनका प्रयोग किया जाता था, जो एक समय के बाद गल के खत्म हो गए, इसी वजह से इनके साक्ष्य हमें नहीं मिल पाए। यहीं पर देखें तो पशुपालन में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो पालतू जानवर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे बैल, भैंस, भेड़, कुत्ते, खच्चर, इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। हाथी को भी इन लोगों ने पालतू बनाया हुआ था। यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट था वो कुबड़ वाला बैल था, जो सबसे प्रिय यहाँ के लोगों के लिए था। इसके अलावा यहाँ ऊँट की अस्थियाँ भी मिली हैं। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ इंपॉर्टेंट एक चीज़ जानने वाली है कि सुरकोतड़ा में घोड़े के अवशेष मिले हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो आप ये इसमें लगाइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे और घोड़े के का ज्ञान नहीं था, यानी घोड़े का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो आप इसमें नहीं लाएंगे। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी वस्तु देकर वस्तु लेकर ही व्यापार एक तरह से एक्सचेंज होता था, लेन देन होता था। यहाँ पे अनाज के बड़े बड़े गोदाम देखे जाते थे, परिवहन की व्यवस्था थी, बंदरगाह थे, तो इससे अलग अलग देशों में व्यापार भी होते थे। विदेशों से संबंध होने से यहाँ पे व्यापार अच्छा खासा होता था, जैसे दिलमुन बहरीन के लोगों से, मनका ओमान के लोगों से व्यापार होता था। मेसोपोटामिया से हमें एक मेलुहार शब्द मिला जो हमें सिंधु घाटी के लोगों के लिए यूज़ करता हुआ दिखाई पड़ता है, वहाँ की जो मुद्राएं मिली हैं वहाँ से, तो मेसोपोटामिया से हमारा व्यापार होता था। तो इस तरीके से देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम देखें मोहरों के बारे में बात करें, जो मोहरें थी वो हड़प्पा स्थल की सर्वाधिक कलाकृति ही भी है, यानी सबसे अच्छी चीज़ जो है वो मोहरें एक उसमें से आती हैं। तो इनका जो आकार था वो चौकोर, बेलनाकार, वृत्ताकार, आयताकार, इस तरीके की हमें यहाँ पे मुद्राएं ज़्यादातर देखने को मिली हैं। सर्वाधिक जो मुद्राएं मिली वो मोहनजोदड़ो से मिली है यहाँ पे। उसके अलावा इन मुद्राओं पर सर्वाधिक चित्र जो मिले हैं वो एक सींग वाले सांड के या वृषभ के मिले हैं। तो ये वाली आपके लिए जानने वाली बहुत बड़ी बात है कि सिक्कों पर सबसे ज़्यादा जो चित्र मिला है वो एक सींग वाले वृषभ का मिला है, सांड का मिला है। इसके अलावा और भी जो पशु थे उनके चित्र मिलते हैं मोहरों पे, जैसे गेंडा, भैंसा, हाथी, बाघ, हिरन। तो इस तरीके से ये जो मुद्राएं बनी होती थी वो सैलगढ़ी की बनी होती थी। लिपि की अगर बात करें तो यहाँ पे भाव चित्रात्मक लिपि होती थी, जिसको बुस्ट्रोफेदम बोलते हैं। ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो बाएं से दाएं लिखी जाती है, अगर दूसरी लाइन होती है तो बुस्ट्रोफेदम बोलते हैं इसको। इसके अलावा ये जो लिखावट थी वो आज तक पढ़ी नहीं है, इसके बारे में पता चलता है लेकिन पढ़ा नहीं गया, तो इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चल पा रही कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी कैसी चीज़ें हुआ करती थी। इसके अलावा मापतोल का भी यहाँ पे सिस्टम था, जो 16 के आवर्तक में होता था, 16, 64, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम देखते हैं। इसके अलावा नापतोल के भी चीज़ें यानी कि यहाँ पे थी, जैसे हाथी दांत का यूज़ करके पैमाना का यूज़ करते थे। यहाँ दशमलव पद्धति पर आधारित मापतोल प्रणाली थी। तो इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छे स्तर की थी। इसके अलावा कुछ राजनीतिक स्थिति को जान लें तो यहाँ पे जो है बड़िक वर्ग के हाथों में शासन हुआ करता था, बड़िक वर्ग यानी कि व्यापारी वर्ग। इसके अलावा स्टुअर्ट पिगट कहते हैं कि ये यहाँ की जो जुड़वा राजधानियाँ, ये कहते हैं कि यहाँ की जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी वो यहाँ की हड़प्पा सभ्यता की, वो सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानियाँ, ये इनका कहना है कि ये 2 बड़ी बड़ी राजधानियाँ यहाँ की थी। तो इसके अलावा हम जान लेते हैं धार्मिक स्थिति कैसी थी यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता की। तो यहाँ पे मातृ देवी की उपासना ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि कहा जाता है कि ये मातृ सत्तात्मक कहीं सभ्यता तो नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर जो मूर्तियाँ या साक्ष्य मिले हैं वो मातृ देवी की पूजा के हिसाब से देखने को मिलते हैं। लेकिन कहीं कहीं पशुपति शिव, लिंग, योनि पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, इन सब के भी हमें चीज़ें जानने को मिलती हैं कि यहाँ पे इनको भी पूजा जाता था। इसके अलावा यहाँ पे धार्मिक दृष्टिकोण जो लोगों का था वो ज़्यादातर वो इहलौकिक था, ना कि पारलौकिक। तो इहलौकिक था यानी वो व्यवहारिक थे कि उनको समस्याएं आती थी तो वो पूजा करते थे पेड़ पौधों की, नाग की, योनि की, वृक्ष की, लिंग की। तो इस तरीके से देखें तो इसके अलावा ये भूत प्रेत, तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। तो ये यहाँ पे ये देखा जाता है कि ये जादू टोने में भी विश्वास इनका था, जो कि यहाँ ताबीज के साक्ष्य भी मिले हैं, इसी से इनका अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये इनमें भी विश्वास करते थे। इसके अलावा यज्ञ से ये परिचित थे। कालीबंगा से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग यज्ञ भी करते थे, पूजा अर्चना भी करते थे। तो इससे देखा जा सकता है कि यहाँ के लोग, लेकिन यहाँ पे एक मंदिर के अवशेष नहीं मिल पाए हैं। तो मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ माना जाता था कि मंदिर तो नहीं बने थे लेकिन पूजा चालू हो चुकी थी। तो हमें अगर क्वेश्चन पूछता है कि पूजा की शुरुआत या पूजा की शुरुआत कहाँ से है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से हम लगा सकते हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की जो मुद्रा मिली है बैठी हुई मुद्रा में, तो उसमें हमें एक मोहर मिली मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा यहाँ पे हड़प्पा से हमें मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा ये भी दिखाया गया है। तो कुछ 7-6 इस तरीके के। सामाजिक स्थिति के बारे में अगर बात करें तो परिवार जो था वो मतलब परंपरागत इकाई क्या होती थी, परिवार होता था, जिसमें एक मुखिया होता था, उसके कहने पर सारी चीज़ें होती थी। तो इसके अलावा यहाँ पे संभवतः मात्र सत्तात्मक इसमें समाज रहा होगा, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा अनेक वर्ग थे, इसमें पुरोहित थे, व्यापारी थे, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे, श्रमिक, इस तरीके से ये समाज जो है इसमें विभाजन रहा है, ये सब लोगों का, वैज्ञानिकों का मानना है। इसके अलावा यहाँ पे
दास प्रथा के प्रचलन की भी कुछ कुछ संभावनाएं देखी जाती हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरीके के लोग यहाँ पे निवास करते थे। यहाँ पे मेन चीज़ है कि आभूषणों का यूज करते थे लोग, प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा एक और मेन चीज़ है यहाँ के दाह संस्कार। हम जान लेते हैं पहले कि दाह संस्कार की व्यवस्था भी यहाँ थी। यहाँ पे 3 तरीके के दाह संस्कार होते थे। तो यहाँ पे पहले सबको या तो जला दिया जाता था या आंशिक जलाकर इसको दफन कर दिया जाता था, और तीसरा तरीका था, पहला तो जलाना, दूसरा था आंशिक जलाना। तो आंशिक रूप से क्या था, जला दिए, उसकी हड्डी वड्डी रखी तो उसको दफना दिए। तीसरा तो था कि उसको दफनाना, जो भी मृत्यु हो जाती है, जो शव है उसको दफना देते थे। तो 3 तरीके के यहाँ पे दाह संस्कार की व्यवस्थाएं थी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्थल हैं जिनके बारे में जहाँ से कुछ कुछ चीज़ें जानने को मिलती हैं। तो उनको चीज़ें जानते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कालीबंगा से हमें क्या मिलता है, तो कालीबंगा जो राजस्थान में है, वहाँ से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, नक्काशीदार ईंटें मिलती हैं, अग्निकुंड के बारे में पता चलता है। मोहनजोदड़ो से हमें मिला स्नानागार, अन्नागार, पशुपति नर्तकी की मूर्तियाँ। लोथल से हमें मिलते हैं अग्निकुंड और मनके का कारखाना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मनके का कारखाना है। इसके अलावा मनके का कारखाना हमें चनूदड़ो से भी मिलता है, देखने को मिलता है कि वहाँ पे भी मनके का कारखाना था जहाँ मनके बनाए जाते थे। हड़प्पा क्या है, हड़प्पा से मोहर मिली है, अधिकांश मोहर, जहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक श्रृंगी पशु का अंकन भी यहाँ पे इन मोहरों पर देखने को मिलता है। इसके अलावा कृषि के बारे में जाने तो कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें गेहूँ, जौ, कपास सिंधु घाटी से उगाया जाता था। इसके बारे में हमें साक्ष्य मिलता है कि सबसे पहले जो है कपास जो है सिंधु घाटी से उगाया जाता था। इसके बारे में हमें साक्ष्य मिलते हैं यहीं से। इसके अलावा बनावली जो है वो हरियाणा का, तो वहाँ से भी मिट्टी के हल के बारे में हमें साक्ष्य मिले हैं कि मिट्टी का हल तो यहाँ किसान जो है हल का यूज़ करते रहे होंगे। इसके अलावा गिरी पद्धति का प्रयोग यहाँ के नगरों घरों के विन्यास में किया जाता था। सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र का प्रयोग होता था। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि मनोरंजन के लिए मछली पकड़ते थे, शिकार, पक्षी, लड़ाइयाँ, इस तरीके से पासा खेलना, यहाँ की चीज़ें मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। इसके अलावा धौलावीरा से जल संग्रह की और बांधों के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। जल निकासी की प्रणाली अच्छी थी यहाँ धौलावीरा में, जो आपका ये धौलावीरा जो है वो विश्व धरोहर सूची में भी 2021 में शामिल किया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य के बारे में हम बात कर चुके हैं कि स्वास्थ्य के जो सूर्य पूजा या स्वास्थ्य के चिन्ह मिले हमें, तो इस तरीके से पता चलता है कि यहाँ पे पूजा भी होती थी। घोड़े के साक्ष्यों के बारे में हम जानते हैं कि वैसे तो घोड़े का हम जब क्वेश्चन आता है तो नहीं लगाएंगे, लेकिन इसमें कुछ कुछ साक्ष्य भी मिले हैं जहाँ से पता चलता है कि घोड़े के कुछ कुछ हमें जैसे हड्डियाँ, उसकी मिट्टी की मूर्ति, इस तरीके की चीज़ें मिली हैं, जैसे सुरकोतड़ा, कालीबंगा, लोथल, इन जगह से हमें कुछ कुछ घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। या इसके अलावा यातायात के साधनों में देखें तो 2 पहिया 4 पहिया वाहन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रथा प्रथा और वैश्यावृत्ति का प्रचलन था। ऐसा लोगों का मानना है, वैज्ञानिकों का, कि यहाँ पे ऐसी प्रथा भी प्रचलन में थी, प्रथा और वैश्यावृत्ति। तो इस तरीके से हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो खत्म होता है। और कुछ इसके एक चीज़ और जान लीजिए, वैसे तो ये क्वेश्चन में नहीं पूछता है, फिर भी बता देता है कि इसके पतन के क्या कारण रहे, सिंधु घाटी कैसे खत्म हुई। तो इसको अगर जान लीजिए, वैसे ही मोटा मोटा, पर ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। पहले पूछा करते थे, अब नहीं होता है कि कैसे इसकी सब खत्म हुई। तो इसमें कुछ वैज्ञानिक कहते हैं बाढ़ से खत्म हुई, तो कुछ कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ, कुछ कहते हैं जलवायु परिवर्तन हुआ, कुछ कहते हैं भूगर्भिक परिवर्तन हुआ, कुछ कहते हैं प्रशासनिक स्थिरता आई, कुछ कहते हैं प्राकृतिक आपदा आई। तो इस तरीके से कुछ लोग मानते हैं। पर आपको मान के चलना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक है खत्म हो जाता है। और इस प्रोग्राम की आज का जो टॉपिक रहा है उसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम में। वहाँ पे मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप इसको दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं। और अगर ये आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और या लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिले, वो भी अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। आप भी बेहतर बनाइए और देखते रहिए हमारा एपिसोड। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।